हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 15 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 16 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। फुल मॉडल पेपर है। अगर आपने पिछले 15 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। पशु परिचर मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और परीक्षा में जाने से पहले दोस्तों इन सभी मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो आपको देकर जाना है और पेपर के अनुरूप आपको डलना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, नैनशिरी ख्यात का रचना काल है। नैनशिरी ख्यात का रचना काल कौन सा माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1643 से 1666 ईस्वी है वो इसका रचना काल है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। किसके द्वारा रचित है ये नैनशिरी ख्यात? तो दोस्तों ये मूणोत नैनशी द्वारा रचित है। एक ग्रंथ हो रहा है वो भी दोस्तों विश्व प्रसिद्ध माना गया है, मारवाड़ रा प्रगनारा विगत है। दोस्तों ये भी ग्रंथ है मूणोत नैनशी का है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर प्रश्न है, देखिए, राजस्थान में स्थित किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मध्य भांडों में काली मिट्टी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बताइए, काली मिट्टी के अवशेष दोस्तों कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बरौर सभ्यता से। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बरौर सभ्यता कहाँ है? तो दोस्तों वर्तमान में ये अनूपगढ़ जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चीरवा का शिलालेख के प्रशस्तिकार है। चीरवा के शिलालेख है के प्रशस्तिकार है तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों रत्न प्रभसूरी। रत्न प्रभसूरी ये चीरवा के शिलालेख के प्रशस्तिकार है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है ये? उदयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए, प्राचीन राजस्थान में झाड़साई व मोहम्मद शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? बताइए दोस्तों, प्राचीन राजस्थान में झाड़साई व मोहम्मद शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जयपुर रियासत के सिक्के थे। दोस्तों यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोहिल वंश को ईरान के बादशाह नौशेखा की संतान बताया है? बताइए, किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गोहिल वंश को ईरान के बादशाह नौशेखा की संतान बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अब्बुल फजल ने बताया है। दोस्तों यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अब्बुल फजल ने। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, देखिए, राजपुताने का पहला शासक जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी थी? बताइए, यानी कि राजपुताने का पहला शासक जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राव चंद्रसेन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है और मारवाड़ का बोला बिसरा राजा भी कहा जाता है। ठीक है, 1562 ईस्वी में ये मारवाड़ का शासक बना था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जयसोम ने करमचंद्र वंशोकीर्तम काव्यम में किस शासक की तुलना कर्ण से की थी? दोस्तों यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जयसोम द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, करमचंद वंशोत्कीर्तम काव्यम में किस शासक की तुलना कर्ण से की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है राव लूणकर्ण। राव लूणकर्ण। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव लूणकर्ण को। ठीक है, और राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? तो राय सिंह को। ये भी आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने किन दो मुगल सम्राटों की सेवा की थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है अकबर व जहांगीर की सेवा की थी। दोस्तों मानसिंह प्रथम ने। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान राजा ने करवाया था? सांबर झील का निर्माण दोस्तों वासुदेव चौहान ने करवाया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ सेनापति है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमीरदेव चौहान का सेनापति कौन था? तो दोस्तों रणमल और रतिपाल। ठीक है, रणमल और रतिपाल। और रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे? तो दोस्तों गोरा बादल थे। और राव मालदेव के कौन थे?
तो दोस्तों जेता और कूपा थे, और प्रमर्दी देव चंदेल के थे दोस्तों आला और उदल। ठीक है, आला व उदल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसमें 3-4-2-1, 3-4-2-1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ एकीकरण के समय शासक। बताइए, जयपुर रियासत के एकीकरण के समय शासक कौन थे? तो दोस्तों वो थे महाराजा मानसिंह, महाराजा मानसिंह थे दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सवाई प्रताप सिंह है वो इसमें गलत दे रखा है, तो अपना पहला ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला ही सुमेलित नहीं है। धौलपुर रियासत के थे दोस्तों महाराजा उदयबान सिंह, और बीकानेर के थे दोस्तों महाराजा शार्दुल सिंह, और जयपुर के उदयपुर के थे महाराणा भूपाल सिंह। ये एकीकरण के समय शासक थे। यहाँ पे सवाई प्रताप सिंह इसमें गलत दे रखा है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था? तो दोस्तों महाराजा मान सिंह आना चाहिए था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत पट्टा रेख से क्या तात्पर्य है? दोस्तों पट्टा रेख से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों पट्टा रेख किसको बोलते हैं? तो दोस्तों जागीर की अनुमानित वार्षिक आय को पट्टा रेख कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न है, आवा के ठाकुर का झगड़ा अपने राजा से था, अंग्रेजी सरकार से नहीं, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन था पिचार्ड का। किसका कथन था ये? पिचार्ड का कथन था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पिचार्ड। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, बिजोलिया के निवासी विजय सिंह पथिक को किस नाम से संबोधित करते थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा, विजय सिंह पथिक को दोस्तों महात्मा जी के नाम से ये संबोधित करते थे, बिजोलिया के निवासी। और विजय सिंह पथिक का जो दोस्तों मूल नाम था वो भूप सिंह था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान यानी कि राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाई गई? तो राजस्थान संघ की राजधानी दोस्तों किसे बनाई गई? राइट आंसर हो जाएगा कोटा को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कोटा को बनाई गई थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के ही महाराव भीम सिंह को। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 16 नंबर का प्रश्न है, हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका अध्यक्ष बनाया गया था हाजी फैज मोहम्मद को। हाजी फैज मोहम्मद को हाड़ौती प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1934 के अंदर पंडित नैनोराम शर्मा ने की थी दोस्तों कोटा में। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभा द्वारा हल्दी घाटी के मेले का आयोजन तथा प्रताप जयंती मनाने की शुरुआत की थी? बताइए, हल्दी घाटी के मेले का आयोजन तथा प्रताप जयंती बनाने की शुरुआत दोस्तों कौन सी सभा द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रताप सभा के द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और इस प्रताप सभा का जो गठन है वो दोस्तों 1915 में हुआ था। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, प्रमुख नेता त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा व मानसिंह का संबंध किससे था? तो दोस्तों ये त्रिलोक चंद माथुर आपको नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, इन त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मानसिंह, ठीक है, इन्होंने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करौली प्रजामंडल। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई? मीणा सुधार समिति की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो ये अप्रैल 1962 में की गई थी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही दोस्तों, अप्रैल 1962 में, याद रखना। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए सॉरी, अप्रैल 1962 में नहीं, यहाँ पे अप्रैल 1944 में। ठीक है, अप्रैल 1944 में दोस्तों मीणा सुधार समिति की स्थापना है वो की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है 1944 में। ठीक है दोस्तों, जयपुर के मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 में मीणाओं का सम्मेलन है वो नीम का थाना में किया गया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है,
महाराजा शार्दुल सिंह किस राजवंश के अंतिम शासक थे? नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, ये बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से होकर गुजरती है? दोस्तों दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भाग से। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है तो वो है दोस्तों बीकानेर। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, ठीक है, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय तो वो है दोस्तों धौलपुर। ये भी आपको इसमें याद रखना है। और यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, तो सीमा रेखा पर तो आएगा दोस्तों सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्प का अपने को क्या करना है? चयन करना है। ठीक है। देखिए कथन एक में देखिए दोस्तों, तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्रों में मिलते हैं दोस्तों, ये तारे के समान दिखाई देते हैं। ठीक है। और दूसरा कथन देखिए यहाँ पे, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप चूरू, सीकर, बीकानेर, बाड़मेर में मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए सीकर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सही है। और तीसरा कथन देखिए, जोधपुर जिले में किसी भी प्रकार के बालू का स्तूपों का विस्तार नहीं है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जोधपुर जिले के अंदर सभी प्रकार के बालू का स्तूपों का विस्तार है। तो अपना सी नंबर का यानी कि कथन 3 है वो गलत है, बाकी 1-2 कथन है वो इसमें सही है। कुट भाषा में अपने को उत्तर देना है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए ऋषिकेश, उदयपुर गलत हो जाएगा। ऋषिकेश कहाँ है? तो दोस्तों ये सिरोही में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 1017 मीटर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। लोहागढ़ कहाँ है? झुंझुनू में है। झारोला बाकर जालोर में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण निम्नलिखित में अरावली की कौन सी स्थिति के कारण है? बताइए, कम वर्षा का कारण अरावली की कौन सी स्थिति के कारण है? तो सीधा सा है, मानसून के समानांतर होना। राइट आंसर हो जाएगा इसमें इसका मानसून के समानांतर होना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सा युग्म झील जिला सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे गैब सागर झील, यहाँ पर देखिए पहला ही गलत दे रखा है। गैब सागर झील कहाँ है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर में है। ठीक है, डूंगरपुर में है दोस्तों। ये धौलपुर इसमें गलत दे रखा है। बाकी तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। नवल सागर झील बूंदी में है। गुलाब सागर जोधपुर में है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, दौसा जिले का गठन कब हुआ? दोस्तों दौसा जिले का जो गठन है वो कब हुआ? तो ये 10 अप्रैल 1991 को हुआ। तो दोस्तों जयपुर से अलग करके बनाया गया था 10 अप्रैल 1991। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? अरब सागर शाखा से दोस्तों सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है तो वो है दोस्तों दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। और दोस्तों अरब सागरीय शाखा राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली शाखा है। इसका प्रवेश दोस्तों बांसवाड़ा से होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? तो दोस्तों यानी कि जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती हो। ठीक है, जिले की बात कर रहा हूं, स्थान की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। और न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो दोस्तों अति आर्द्र हाड़ौती क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। ठीक है।
अति आर्द्र के अंदर। तो यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, दक्षिणी चित्तौड़गढ़, ये इसमें शामिल है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों उत्तरी चित्तौड़गढ़ इसमें नहीं आएगा, इसमें दक्षिणी चित्तौड़गढ़ आएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी के उपनाम से भी जाना जाता है? मसूरदी नदी के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है काकने या काकानी नदी। ठीक है, बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों ये काकने या काकानी नदी है, इसका उद्गम कोटरी गांव जैसलमेर से होता है, इसका उपनाम है मसूरदी नदी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी जलप्रपात सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों नदी जलप्रपात, यहाँ पर देखिए चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है, बिल्कुल सही है। मांगली नदी के ऊपर भीमलत जलप्रपात है, बिल्कुल सही है। मेनाल अरना झरना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मेनाल नदी के ऊपर दोस्तों मेनाल जलप्रपात है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और काकुंट काकुंद काकुंद नदी के ऊपर दोस्तों दिर जलप्रपात है, ये भरतपुर में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें कौन सा गलत दे रखा है? सी नंबर का। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ जिला है, अपने को बताना है कि कौन सी परियोजना कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों माधो सागर बांध है, वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दौसा में है। ठीक है, बांकली बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये जालोर में है। हेमावास बांध पाली में है और टोडी सागर बांध है, वो कहाँ पर है? टोंक में है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 4321। 4321 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नंबर का ऑप्शन, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य के किन जिलों के गांवों में जलापूर्ति हेतु आपनी योजना चलाई जा रही है? आपनी योजना नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। ये आपनी योजना है, ये दोस्तों हनुमानगढ़ चूरू जिले में चलाई जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? निम्नलिखित में से कौन से दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1911 से 1921 का दशक है, वो सर्वाधिक इसमें कमी दर्ज की गई। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। कमी है वो दर्ज की गई दोस्तों 6.29%, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक है वो 1971 से 1981 था, उसमें वृद्धि दर दोस्तों 32.97 रही थी। ठीक है, 32.97%। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखने वाला जिला है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों 934, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जयपुर में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में है। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, भूरी रेतीली मिट्टी का विस्तार राज्य में कहाँ पर है? भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पश्चिमी राजस्थान में। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान में रेलवे की एकमात्र नैरोगेज लाइन यानी कि नैरोगेज रेलवे लाइन किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों नैरोगेज रेलवे लाइन है वो कहाँ पर है? तो ये धौलपुर में है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है? किस वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा खैर के वृक्ष से दोस्तों कत्था तैयार किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कत्था तैयार करने में दोस्तों कथोड़ी जनजाति के लोग हैं वो इसमें बोल सकते हैं कि कत्था तैयार करने में काम है वो कथोड़ी जनजाति के लोग करते हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है? ओदक दुर्ग की श्रेणी में दोस्तों कौन सा आता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है गागरोन दुर्ग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओदक मतलब जल दुर्ग की श्रेणी में, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है रणथंभौर दुर्ग का दरवाजा, ठीक है, यानी कि रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महल को चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? चित्र पैलेस के नाम से दोस्तों उम्मेद भवन को जाना जाता है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उम्मेद भवन पैलेस, नाम तो सुना ही होगा। आगे देखिए, निम्न में से पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा दोस्तों, पटुओं की हवेली जैसलमेर में है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, बंड देवरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बंड देवरा मंदिर है ये रामगढ़ बारा में है, ये रामगढ़ बारा में बंड देवरा शिव मंदिर है ये, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से त्रिमुखी बावड़ी कहाँ स्थित है? त्रिमुखी बावड़ी दोस्तों ये उदयपुर में है, त्रिमुखी बावड़ी याद रखना, देबारी उदयपुर में स्थित है ये, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ की स्थापना की? नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, रामदेव जी, ठीक है, रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों, बेंगटी गांव फड़ौदी में, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन है वो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए और कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। थार महोत्सव दोस्तों, थार महोत्सव ये फरवरी माह में मनाया जाता है और ये बाड़मेर में मनाया जाता है दोस्तों, थार महोत्सव, ठीक है। मत्स्य महोत्सव ये दोस्तों अलवर में सितंबर अक्टूबर माह में मनाया जाता है ये मत्स्य महोत्सव। हाथी महोत्सव दोस्तों ये जयपुर में मनाया जाता है मार्च महीने में, और ब्रज होली महोत्सव है ये दोस्तों भरतपुर में आयोजित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में उप छठ का त्योहार कब मनाया जाता है? उप छठ का त्योहार कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उप छठ का त्योहार ये मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को उप छठ का त्योहार मनाया जाता है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों, एक तरफ है यहाँ पर त्योहार दे रखे हैं, दूसरी तरफ है महीने दे रखे हैं, हिंदी महीने, ठीक है। देखिए अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है अशोकाष्टमी, ठीक है। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, और राधाष्टमी, राधाष्टमी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, ठीक है। और गोपाष्टमी ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 सॉरी 1 2 4 3, यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न है, नववधु द्वारा अपने पिता व भाई को प्रतीक्षा में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? नववधु द्वारा अपने पिता व भाई को प्रतीक्षा में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चिरमी, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चिरमी, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न, निम्न में से थाकना शैली में बजाया जाने वाला ढोल नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? थाकना शैली में बजाए जाने वाला ढोल नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जालोर क्षेत्र का, यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जालोर क्षेत्र का, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ढोल नृत्य जालोर का। आगे देखिए, निम्न में से शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक दोस्तों कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चिड़ावा के नानूराम, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दोस्तों वाद्य यंत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ वाद्य यंत्रों के नाम दे रखे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों दुकाको, दुकाको है वो दोस्तों तत्वाद्य यंत्र है, और ये दुकाको है इसको दोस्तों भील जनजाति के लोग है वो घुटनों में दबाकर इसको बजाया करते हैं, ठीक है। सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों नड, नड है, ये नड कर लेना, यहाँ पे नए गलत रखा है, यहाँ पे नड कर लेना, ठीक है। नड है
ये सुशीर वाद्य यंत्र है और ये घन है ये, ठीक है। ये घन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों घन वाद्य यंत्र झांझ है, ठीक है। और अवनद वाद्य यंत्र है वो है दोस्तों ताशा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 है 4 3, अपना इसमें सही उत्तर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, निम्न में से राजस्थान की प्रथम महिला फट चित्रकार कौन है? प्रथम महिला फट चित्रकार की बात हो रही है तो दोस्तों वो है पार्वती जोशी। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और फट चित्रण के लिए दोस्तों सापुरा है वो प्रसिद्ध है, सापुरा का जोशी परिवार। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो वो है दोस्तों रखड़ी। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर रखड़ी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थानी साहित्य की किस शैली में राजाओं की उपलब्धियों की प्रशंसा युक्त वर्णन के साथ साथ राजाओं का वंशक्रम, युद्ध अभियान, पड़ोसी राज्यों से संबंध, निर्माण कार्य जैसी उपलब्धियों का वर्णन होता है? किसमें? बताइए कौन से राजस्थानी साहित्य की शैली में राजाओं की उपलब्धियों का प्रशंसा युक्त वर्णन के साथ साथ राजाओं का वंशक्रम, युद्ध अभियान, पड़ोसी राज्यों से संबंध, निर्माण कार्य जैसी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है दोस्तों किसमें? तो वो मिलता है प्रशस्ति के अंदर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रशस्ति में। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक तरफ है ग्रंथ दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित रचनाकार दे रखे हैं। सुमेलित करना है। हमीर हट ये दोस्तों चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हमीर रासो दोस्तों ये जोधराज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और राजरूपक ये दोस्तों रत्नो वीरबाण के द्वारा दोस्तों ये रचित ग्रंथ है। और कुमांड रासो ग्रंथ के रचनाकार है वो दलपत विजय है। इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी कि अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपन प्रश्न है वो दोस्तों जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपने आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और पेपर के अनुरूप अगर आपको डलना है और 130 प्लस नंबर आपको, यानी कि 130 प्लस प्रश्न अगर आपको सही करने हैं तो दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। और प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा, पशु परिचर मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर मिल जाएगा आपको। तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। और वहां पर पशु परिचर से संबंधित आपको कई फोल्डर मिलेंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। आपको भाग ब यानी कि पशुपालन से संबंधित भी प्रश्नों का एक मॉडल पेपर का एक लिंक मिलेगा, वहां पे फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर वो क्लासेस जरूर देखें। पशु परिचर के लिए दोस्तों अमृत है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो। और जनरल साइंस से संबंधित भी आपको वहां पे एक फोल्डर मिलेगा, पशु परिचर सामान्य विज्ञान टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से। सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों करीबन 6 टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में जनरल साइंस के। तो आप वहां जाकर देखोगे तो वो भी टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसको अपन WBC बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, सूखा रोग होता है तो दोस्तों किसकी कमी से सूखा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से दोस्तों सूखा रोग होता है। और सूखा रोग को क्या कहते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। ये भी आपको इसमें याद रखना है। अभी यहाँ पे रिकेट्स होता तो आप सभी डायरेक्ट विटामिन डी कर देते, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सूखा रोग दे रखा है और सूखा रोग रिकेट्स को ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? बताइए। तो दोस्तों प्रकाश की यह घटना है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें ये जो घटना है वो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रकाश का अपवर्तन। आगे देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण तो दोस्तों वो है देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर देखिए हीरे का चमकना
ये क्या है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, ठोस अपशिष्टों में पाए जाने वाला जैविक पदार्थ विघटित होता है। ठोस अपशिष्टों में पाए जाने वाला जैविक पदार्थ विघटित होता है, तो किसके द्वारा, तो दोस्तों ये विघटित होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 66 नंबर का प्रश्न, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है, तो वो करता है दोस्तों इंसुलिन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, इंसुलिन। आगे देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों कौन सी, तो वो है फीमर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फीमर। याद रखना, ठीक है, जो जांग की हड्डी होती है, ये मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बताइए दोस्तों। दोस्तों एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों चार दोस्तों अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन, देखिए ये ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, तो चार कर लेना यहाँ पे। ठीक है, ये इसके ऑप्शन दोस्तों नीचे दे दिए, तो इसके ऑप्शन आप ये मान लीजिए। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चार अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, याद रखना। और ये जो देखिए लार में उपस्थित एंजाइम है, 70 नंबर का प्रश्न है, लार में उपस्थित एंजाइम है, तो ये इसके ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ये कर लेना ऊपर वाले। ठीक है, लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है टाइलिन। टाइलिन है ये लार में उपस्थित एंजाइम है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है, बताइए। तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों वक्र में। ठीक है, वक्र में, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वक्र में। ठीक है, वक्र। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, किस प्रकार के पदार्थ में दोस्तों नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, किस रोग के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी का उपयोग है वो दोस्तों कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सुजाक रोग का कारक है, सुजाक रोग का कारक क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है देखिए नाइसेरिया गोनोरियाई नामक बैक्टीरिया है दोस्तों। नाइसेरिया गोनोरियाई नामक बैक्टीरिया सुजाक रोग का कारक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों ये सारीय होती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, सारीय। आगे देखिए, पृथ्वी की परपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, पृथ्वी की परपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों एल्यूमिनियम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। फिर भी दोस्तों प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी धातु अचमकदार होती है, अचमकदार कौन सी धातु होती है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन एक चमकदार अधातु है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, अचमकदार धातु आयोडीन है, सॉरी यानी कि अधातु चमकदार होती है। कौन सी अधातु चमकदार होती है, तो दोस्तों आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एक है दोस्तों चमकदार अधातु है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का दोस्तों रासायनिक सूत्र है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे जेनेटिक्स शब्द के द्वारा दिया गया, जेनेटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये शब्द डब्ल्यू बेटसन के द्वारा दिया गया है दोस्तों, जेनेटिक्स।
नाम है। ठीक है, ये मेंडल के समर्थक थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यदि पिता के युग्मनज में एक्स गुणसूत्र प्राप्त हो तो विकसित होगा। यदि पिता के युग्मनज में एक्स गुणसूत्र प्राप्त हो तो विकसित होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लड़की। यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए डीएनए से आरएनए का संश्लेषण कहलाता है। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण कहलाता है, तो दोस्तों वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है। अब कुछ प्रश्न है वो मैथ से संबंधित कर लेते हैं। ठीक है, फिर अपन कुछ प्रश्न पशुपालन से संबंधित करेंगे, फिर लास्ट में अपन करंट अफेयर पढ़ेंगे आज। देखिए 10 रुपए के 6 सेब की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होती है। यानी कि दोस्तों 10 में क्या खरीदे, 6 खरीदे और 6 रुपए में दोस्तों 4 की दर से बेच दिए, तो दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे, यानी कि 6 में 10, 6 केले 10 रुपए के हो गए। ठीक है, तो एक केला कितने का हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे 10/6 लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 रुपए में 4 की दर से बेचे, तो इसको अपन 6/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सा है दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आप यहाँ पे आप बताऊं तो दोस्तों देखिए 10/6 माइनस 6/4 बटे कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो दोस्तों 6/4, सॉरी कॉस्ट प्राइस है दोस्तों यहाँ पे 10/6, तो इसको आप यहाँ पे नीचे 10/6 लिख लीजिए। ठीक है, 10/6 इंटू 100 कर लीजिए, बस आपको और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 10%। तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है, यानी कि एक का 30 रुपए हो गया। ठीक है, 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, एक साल का कितना हो गया, 30 हो गया। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह दर कितना होगा। दोस्तों सीधा सा है भाई, 600 का आप 30 रुपए है वो दोस्तों एक साल का ब्याज हो रहा है, तो कितने रुपए हो गए, यानी कि कितनी दर हो गई, तो दोस्तों ये 5% दर हो गई यहाँ पे। तो ठीक है, अभी ये कह रहा है कि दर है वो 2% और बढ़ा दी जाए, तो दोस्तों कितनी दर हो जाएगी, 7%। ठीक है, और 600 का आप 7% निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 42 रुपए, और 42 इंटू 4 कर लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 168। 168 है वो इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 600 में 168 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 768। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भिन्न दे रखी है दोस्तों 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना है। HCF कितना है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका व्युत्क्रम अपन निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 4/3 और 10/9 और 15/16। ठीक है, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब दोस्तों इसका अपन क्या करेंगे, में से निकालेंगे। तो यहाँ पे 4, 10 और 15 का 4 और 10 और ये देखिए ये लास्ट वाला तो मैंने 16 आएगा ऊपर। ठीक है, 16/15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 10 और 16 का दोस्तों अपन में से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 का भाग सभी में जा रहा है। और यहाँ पे 3, 9, 15 का अपन लहसे निकालेंगे तो दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, तो 45। 45 में इन तीनों का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो यहाँ पे 2/45। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, ये अपने को बताना है। दोस्तों सीधा सा है, देखिए विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है। ठीक है, तो माना कि विक्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। ठीक है, और विक्रय मूल्य में 20% की हानि हो रही है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 100
इंटू दोस्तों 20/100, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। तो अब क्रम मूल्य कितना हो गया, क्रम मूल्य हो गया दोस्तों 120 रुपए। क्रम मूल्य कितना हो गया 120 रुपए हो गया। तो अब अपने को हानि प्रतिशत निकालनी है, तो दोस्तों यहाँ पे 20/120 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। बस ये कितनी बार कट गया, 20 से 6 बार कट गया, 100 में 6 का भाग दे लीजिए, ठीक है। 100 में 6 का भाग आप दोगे तो यहाँ पर देखिए कट रहा है ये, तो ये 2 से कट रहा है, ये 50 बार कटा और ये 3 बार कटा, तो 50/3%। यहाँ पे देखिए और डीपली नहीं दे रखा, यहाँ पे 50/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, 21 आम के पेड़ों पर दोस्तों 21 आम के पेड़ों पर दोस्तों 42 सेब के पेड़ों, यहाँ पर देखिए 21 आम के पेड़ों, 42 सेब के पेड़ों व 56 नारंगी के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह से उगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक किस्म के पेड़ है, प्रत्येक पंक्ति में एक किस्म के पेड़ है। उपयुक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता है, न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। वही इसका HCF निकलेगा, यहाँ पर 21, 42 और 56 दे रखा है, ठीक है। तो इनमें इसका अपन HCF निकालेंगे, यानी कि कौन सी संख्या का इनमें सभी में भाग चला जाएगा, तो दोस्तों 7 का, ठीक है। तो यहाँ पे HCF निकल गया कितना 7। तो पंक्तियों की कुल संख्या है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है, तो 21 में 7 का भाग दे लीजिए, इसमें भी 7 का दे लीजिए, इसमें भी 7 का दे लीजिए। 21 में दिया तो कितना आया 3 आया, इसमें 42 में 7 का दिया तो दोस्तों कितना आया 6, और 7 में 56 में 7 का दिया तो कितना आया 8। तो यहाँ पे 3, 6 और 8 कितने होते हैं, ये होते हैं 17। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 पंक्तियों की आवश्यकता होगी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2 प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत है वो अमान्य घोषित हुई है, ठीक है, यानी कि 90% बचे। एक प्रत्याशी को इससे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला, यानी कि इसका 62% मत मिला। 21,600 मतों से वो विजयी रहा। ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है, तो दोस्तों अब देखिए, आप सीधा सा है कुल मान्य मतों का, यानी कि 90 का 62% आप निकाल लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। तो 90 का आप 62% निकालोगे तो दोस्तों सीधा सा है, देखिए इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, 90 का आप 62% निकाल लीजिए, फिर जो भी बचेगा, ठीक है, वो दूसरे प्रत्याशी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सीधा सा मान लेता हूं, देखिए माना कि मतों की संख्या है वो अपन ने x मान ली, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपन इसको दोस्तों देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x ब्रैकेट है दोस्तों 62/100 माइनस, ठीक है, बचे कितने 100 में से 38, तो यहाँ पे 38/100 बराबर कितना हो जाएगा 21,600, ठीक है, इतना हो गया। अब अपने को क्या करना है, तो दोस्तों सीधा सा है, इन दोनों में अंतर कितने का हो गया, तो दोस्तों इन दोनों में अंतर हो गया कितने का, तो 24 का अंतर हो गया। तो यहाँ पर सीधा सा है x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 21,600 इंटू 21,600 इंटू 21,600 इंटू 100/24, बस आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना राइट आंसर नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये 90,000 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 90,000। अब दोस्तों कुल मतों की संख्या अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है, ये 90,000 है, ये 90% है, तो 100% कितना होगा, तो दोस्तों 1 लाख होगा। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 लाख। कुल मतों की संख्या पूछा है तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर दोस्तों, यानी कि कोई वस्तु है उसकी 30% बढ़ा दी, यानी कि पहले वस्तु 100 रुपए की थी, अभी कितने की कर दी 130 की कर दी, फिर 30% कम कर दी गई, तो दोस्तों फिर दोस्तों 30% कम कर दी गई, यानी कि 130 का 30% कितना होता है 39 रुपए, ठीक है, 39 कम कर दिया तो दोस्तों कितना बचा, तो ये बचा 91, ठीक है। तो मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल कितने
प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों सीधा सा है, पहले वस्तु 100 रुपए की थी, अब 91 के रुपए की बेच रहा है, तो 9% की कमी हो गई। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, 9% की कमी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 2:3 के बराबर करने के लिए 5:6 के अनुपात में से घटाना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2:3 के बराबर करने के लिए 5:6 में से घटाना होगा। तो दोस्तों सीधा सा है भाई, आप ये अपना 5:6 है, ठीक है, इसमें से अपन क्या घटाएंगे कि ये 2:3 हो जाए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 2 घटाएंगे, 3 घटाएंगे, ठीक है, 3 घटा लीजिए। तो दोस्तों 3 घटाए तो 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2, ठीक है, और 6 में से 3 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों 3। तो यहाँ पे 2:3 हो रहा है कि नहीं आ रहा, 3 ही घटाएंगे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कितना आएगा, तो दोस्तों 3। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि दुकानदार उसे छूट न दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों यानी कि वस्तु मान लीजिए अपनी कितने की है, 100 रुपए की वस्तु है, यानी कि अंकित मूल्य मान लीजिए दोस्तों 150 रुपए है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि 20% का छूट दे रहा है, ऑप्शन उठा लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे। तो देखिए जैसे 50% मैंने यहाँ पे ऑप्शन उठा लिया, तो सीधा सा है, कोई वस्तु 100 रुपए की है तो उसके ऊपर 50% का उस पर लाभ हो रहा है, तो वो वस्तु कितने की हो गई, तो 150 रुपए की हो गई। अब 150 रुपए के अंदर आप प्रश्न के अंदर आ जाइए, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य अपना 150 है और इसके ऊपर अगर 20% की छूट देता है तो 15 दूनी 30, यानी कि दोस्तों 30 रुपए की छूट दे रहा है। वस्तु कितने की हो रही है दोस्तों, 120 रुपए की, ठीक है। अब मूल वस्तु कितने की थी, 100 की, प्रॉफिट अभी भी दोस्तों यहाँ पे 20% का हो रहा है। तो अगर वो ये छूट नहीं दे तो सीधा सा 150 रुपए में बेचेगा, ठीक है। वस्तु कितने की थी, 100 रुपए की, तो यहाँ पे 50% लाभ होगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, साधारण ब्याज की किस दर से 925 का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये 1110 में से दोस्तों 1110 में से अपन 925 है वो क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना बचेगा, तो दोस्तों ये बचेगा 185। अब ये 185 में दोस्तों आपको 5 का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 थी 15, ठीक है, पीछे बचे कितने 3, 35, 35 में 7 यानी कि 37। 1 वर्ष का ब्याज आ गया दोस्तों यहाँ पे 37। 1 वर्ष का कितना आ गया ब्याज, तो दोस्तों ये यहाँ पे 37 आ गया। तो आप दोस्तों सीधा सा है, 925 का आप 37 निकाल लीजिए भाई, कितना हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 925 का, आप एक ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 37 बटे 925 इंटू 100, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। और आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये देखिए मिश्र धन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, 1110। तो दोस्तों अपना कितना आया था, 185, ये ब्याज आ गया था, बराबर दोस्तों 925 इंटू दर इंटू समय बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 185 इंटू 100 बटे 925 इंटू 5, तो यहाँ पे दर निकल कर आ जाएगी दोस्तों, वो है 4%, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये 37 आया था, ठीक है, तो ये 37 से 925 का कितना प्रतिशत है, 4% ही होगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 50 ग्राम और 2 किग्रा में क्या अनुपात है। 50 ग्राम तो दोस्तों यानी कि ये 50 है, और 2 किग्रा यानी कि इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों, कितने ग्राम हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, 5 से कितनी बार कटा, तो ये 1 और ये 40 बार, ठीक है, तो 1:40 हो गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1:40। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, एक बैंक में कुछ राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश की गई, ठीक है, 2 वर्षों और 4 वर्षों के ब्याज, 2 वर्षों और 4 वर्षों के बाद
ब्याज सहित मिश्रधन 3,125 रुपए और 3,645 रुपए। भाई 2 वर्षों के बाद मिश्रधन दोस्तों 3,125 और 4 वर्षों बाद में 3,645 है, तब ब्याज की दर है वो क्या होगी, वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। ऑप्शन उठा के कर लीजिए। राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, यहाँ पर 8% दर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, राम और मोहन की आयु सॉरी राय और राम और मोहन की आय 8:3 के अनुपात में है। यदि उनकी आयों में अंतर 1,000 हो तो राम की आय है वो कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इनका अनुपात दे रखा है 8:3। ठीक है, उनकी आयों में अंतर 1,000 का है, यानी कि अंतर दोस्तों यहाँ पे 1,000 का है। ठीक है, तो राम की आय कितनी होगी, तो दोस्तों ऑप्शन उठा के भी आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अंतर की बात कर रहा है तो दोनों अनुपातों में अंतर कितने का है, तो दोस्तों 5 का। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,000 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये भाई ये तो हो जाएगा कितना, 600। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 1600। ठीक है, तो 1600 और 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, राम की पूछा है, राम का अनुपात ज्यादा है, 8 है, तो 8 दूनी 1600, 1600 हो जाएगा। और अगर मोहन का पूछा होता तो 600 हो जाता। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 विद्यार्थियों में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 है। तो दोस्तों सीधा सा है भाई, 65 इंटू 3 कर लीजिए और 55 इंटू दोस्तों 5 कर लीजिए। ठीक है, अन्य 2 विद्यार्थियों को औसत अपने को ज्ञात करना है। तो 55 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 225। ठीक है, और 65 इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 195। ठीक है, तो 225 में से 195 गए तो कितने बचे दोस्तों, 30 बचे। ठीक है, सॉरी 255 इंटू 5 करोगे तो 250, तो ये हो गए 275 हो गए। ठीक है, 275। अब 275 में से दोस्तों 95 गए तो कितने बचे, 195, तो ये बचे 80। ठीक है, अब ये 80 2 विद्यार्थियों के अंक हैं, तो औसत अंक क्या हो जाएगा, तो सीधा सा 80 में 2 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा, 40। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 1728 है। ठीक है, 1728 है। तदनुसार ऐसे अंकों के कुल कितने युग्म है, तो दोस्तों सीधा सा कितने युग्म है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अपन सीधा सा 8 को 1728 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक तो हो जाएगा 216 और एक हो जाएगा 127 और 8, 2 युग्मज बनेंगे दोस्तों इसमें। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन कुछ प्रश्न है वो दोस्तों पशुपालन से संबंधित प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे, बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो दोस्तों भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो ये शरीर के बाहर होता है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वृषण कोश वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम रखते हैं ताकि अनुकूल वातावरण में शुक्राणु का उत्पादन हो सके, बताइए दोस्तों। वृषण कोश वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम रखते हैं ताकि अनुकूल वातावरण में शुक्राणु का उत्पादन हो सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 डिग्री से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है, शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है, तो दोस्तों ये वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न है, पक्षियों में यानी कि मुर्गी में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के किस भाग में होती है, पक्षियों में निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी के किस भाग में होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनफंडिबुलम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इनफंडिबुलम। नेक्स्ट आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, विदेशी गोवंश में वयस्कता या यौवनावस्था
की आयु होती है? विदेशी गोवंश में वयस्कता या यौवनावस्था की आयु होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 18 से 24 माह है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, दो मध्यकालों के बीच शारीरिक व क्रियात्मक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों मध्य चक्र। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य चक्र। आगे देखिए, बेड में गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? बेड में गर्भकाल दोस्तों 147 से 150 दिन का होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बकरी में ब्याने की क्रिया को क्या कहते हैं? बकरी में ब्याने की क्रिया को दोस्तों किडिंग बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पेप्सिन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, पेप्सिन। आगे देखिए, किस प्रकार के दांत भोजन को चीरने व फाड़ने हेतु उपयोग में आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा रत्नक। रत्नक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पशुओं में और मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक है कृतनक, एक है रत्नक और एक है अग्रचर्वणक और एक चर्वणक। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पशु शरीर की एकमात्र ग्रंथि जो एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन दोनों प्रकार की होती है तो वो होती है दोस्तों अग्नाशय। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अग्नाशय। आगे देखिए, सांस लेना एक है, सांस लेना एक है, क्या है? तो दोस्तों एक भौतिक क्रिया है सांस लेना। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 108 नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीश्वसन में होने वाली ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ऑक्सीश्वसन में होने वाली ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 109 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्षेत्र के आधार पर रोग है, दूसरी तरफ रोग के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए विकीर्ण रोग का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? दोस्तों विकीर्ण रोग का उदाहरण तो दोस्तों जैसे कि रेबीज है, कान दर्द है, पेट दर्द है, तो यहाँ पे रेबीज दे रखा है। ठीक है, और एंटिक रोग दोस्तों एंटिक रोग, ठीक है, एंटिक रोग होता है दोस्तों कौन सा रोग? तो यहाँ पे एंथ्रेक्स दे रखा है ना, ये एंटिक रोग का उदाहरण है। और यानी कि एंटिक रोग का उदाहरण एंथ्रेक्स है। और एपिडेमिक रोग का उदाहरण है वो कौन सा है दोस्तों? वो है इसमें खुरपका, मुंहपका। और पेंडेमिक रोग का उदाहरण है दोस्तों वो है बर्ड फ्लू। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 अपना इसमें सही उत्तर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस बीमारी में मादा पशु के धन नहीं है, थन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थन है ये। किस बीमारी में मादा पशु के थन व अंडर में कठोर सूजन आ जाती है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थेनेला रोग में। और थेनेला रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेस्टाइटिस बोलते हैं, मेस्टाइटिस। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुर्गियों में श्वसन तंत्र पर अत्यधिक प्रभाव डालता है? तो वो सभी को पता होगा दोस्तों, रानीखेत। यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही, रानीखेत। आगे देखिए, पशुओं में पेचिस का मुख्य कारण है, पेचिस का मुख्य कारण क्या है? तो वो है प्रोटोजोआ। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोटोजोआ। आगे देखिए, किस रोग का जीवाणु मिट्टी में कई वर्षों तक सुरक्षा कवच बनाकर जीवित रहता है, जिससे इसे मिट्टी जनित रोग भी कहा जाता है? किस रोग का जीवाणु मिट्टी में कई वर्षों तक सुरक्षा कवच बनाकर जीवित रहता है, जिससे इसे मिट्टी जनित रोग भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे एंथ्रेक्स। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एंथ्रेक्स। आगे देखिए, गुज्जर और गद्दी चरवाहे किस पर्वतीय इलाके में रहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हिमालय की पहाड़ियों में रहते हैं दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे अक्टूबर के बाद रायका समुदाय अपने गांवों को क्यों छोड़ते हैं? क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि नए चरवाहों की तलाश में छोड़ते हैं दोस्तों ये। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पशुओं के बेहोश करने हेतु इसका प्रयोग करते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
नेक्स्ट आगे देखिए, सरिस्का को वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया? ये घोषित किया गया दोस्तों 1955 में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है, तो दोस्तों वो होता है 58 ग्राम औसत भार होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें दोस्तों पंचमढ़ी है, मानस है, पन्ना है, लेकिन नामदफा नहीं है। यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गाय के दूध में किस पोषक तत्व की प्रतिशत सबसे अधिक है? गाय में किस पोषक तत्व की प्रतिशतता सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जल की मात्रा दोस्तों लगभग 90% होती है गाय के दूध में। आगे देखिए, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत क्या होता है? वसा का प्रतिशत होता है दोस्तों 3.5%। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, खीस नवजात शिशु के लिए क्या भूमिका निभाता है? तो दोस्तों इसमें देखिए, पेट साफ करने में मदद करता है, या मस्तिष्क विकास को प्रोत्साहित करता है, हड्डियों की मजबूती बढ़ाता है, या त्वचा का रंगत सुधारता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये नवजात शिशु का पेट साफ करता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से किस विटामिन का सभी जानवरों के पाचन क्षेत्र में निर्माण होता है? तो वो होता है दोस्तों विटामिन बी का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी का। ठीक है, विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन। आगे देखिए, बंद आवास प्रणाली में काउसेड के प्रकारों में से एक है। बताइए, बंद आवास प्रणाली में काउसेड के प्रकारों में से एक है, तो क्या है वो? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एकल पंक्ति प्रणाली। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, मुर्गी की असील नस्ल कहाँ से उत्पन्न मानी जाती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये भारतीय नस्ल है, और दोस्तों आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक वयस्क सांड को अपने रहने के लिए कितने वर्ग फीट ढका हुआ क्षेत्र की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 120 से 140 वर्ग फुट। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों 0.9 से 1 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? दोस्तों बकरी के बच्चे को किड कहते हैं। क्या बोलते हैं? किड। और गाय के बच्चे को दोस्तों कोफ कहते हैं, कोफ गाय के बच्चे को। ठीक है, और सुअरी का जो बच्चा है उसको बोलते हैं दोस्तों पिगलेट बोलते हैं सुअरी के बच्चे को, और घोड़ी के बच्चे को दोस्तों बोलते हैं फोल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए वैसे तो इसमें हो जाएगा 2 3 1 सॉरी 2 3 4 1, और वैसे हो जाएगा दोस्तों अगर एबीसीडी में ऑप्शन दे रखे हैं तो यहाँ पर डी ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? देखिए ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों 2 3 4 1, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा व उदयपुर में गाय की कौन सी नस्ल निवास करती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है गिर गाय। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गिर गाय। आगे देखिए, गोवंश को उपचार हेतु जमीन पर गिराने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो विधि है दोस्तों रिफ्यूज। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रिफ्यूज। आगे देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों 47 पदक जीते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही, 47 पदक। आगे देखिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वां सरस्वती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया गया 33वां दोस्तों के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रभा वर्मा को। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रभा वर्मा। आगे देखिए, राज्य में किस योजना के तहत प्रत्येक जिले में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे? सीसीटीवी कैमरे स्थापित दोस्तों लाडली सुरक्षा योजना में किए जाएंगे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कृष्णा नागर ने।
यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन संयुक्त कृष्णा नागर। आगे देखिए, भारतीय थल और वायु सेना द्वारा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अब तक के सबसे बड़े किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बेणेश्वर धाम यात्रा के दौरान लोक कलाकारों ने कौन से नृत्य की प्रस्तुति दी? सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कौन से नृत्य की प्रस्तुति दी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दांगड़ी नृत्य की प्रस्तुति दी। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया? तो दोस्तों वो 30,000 किया गया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान सरकार की ओर से कृषि उन्नति योजना, राजस्थान सरकार की ओर से कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत आत्मा योजना में राज्य सरकार पर किसानों को कितना इनाम दिया जाएगा? तो कितना इनाम दिया जाएगा? तो दोस्तों 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में कहा 100 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है जयपुर में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। आगे देखिए, गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कर्नाटक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, ये सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक है दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए, R21 यानी कि दोस्तों मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों कोटे डी आइवर। ये कोटे डी आइवर है, ये अफ्रीकी देश है दोस्तों पहला। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसने मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया है। आगे देखिए, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों वो रजत पदक जीता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्योति रात्रे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ज्योति रात्रे। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 698 सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है सऊदी अरब नियुक्त किया गया है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, सऊदी अरब को, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसमें 159वां स्थान मिला है। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा नृत्य से इसका संबंध है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी, तीनों से है दोस्तों इसका संबंध। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, चर्चा में रही पुस्तक है विंग्स टू ओवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध दोस्तों द्रौपदी मुर्मू से है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों ये आयोजित हुआ उज्बेकिस्तान में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई कौन है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तेगवीर सिंह। कौन है? तेगवीर सिंह। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें तेगवीर सिंह। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए। पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट आप जरूर देवें, प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।